नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। और चलिए अब मुंबई मेट्रो की शुरुआत करते हैं फटाफट 25 खबरों के साथ। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति में अब तक नहीं बनी बात। दोनों पार्टियों की दिन भर होती रही अलग अलग बैठक। छोटे दल 13 सीटों के लिए तैयार। बीजेपी ने भी अपने खाते की 2 सीटें देने की बात मानी, पर शिवसेना किसी भी हालत में 151 से नीचे आने को नहीं तैयार। महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी राजीव प्रताप रूडी की एनडीए के सहयोगी दलों की नाराजगी पर दो टूक। कहा, छोटे दलों को संतुष्ट किए बगैर नहीं बढ़ेंगे आगे। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने बीजेपी और शिवसेना को दी धमकी। आज रात में फैसला करो वरना कल से हम शुरू कर देंगे नामांकन। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, छोटे सहयोगियों के साथ चर्चा अंतिम दौर में, जल्द निकालेंगे हल। महाराष्ट्र के मंत्री नारायण राणे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, आरबीआई के 3 विभाग मुंबई से बाहर ले जाने की हो रही है कोशिश। राणे का आरोप, केंद्र सरकार कर रही है मुंबई की अहमियत कम करने की कोशिश। आरबीआई की वजह से ही मुंबई बना बैंकिंग, ट्रेड और कॉमर्स का हब। नारायण राणे ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है, मोदी के नाम पर लड़े जा रहे हैं चुनाव। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नारायण राणे ने कहा कि उद्धव सत्ता के नशे में अंधे हो गए हैं। इस मुद्दे को उठाने की बजाय वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सीट शेयरिंग में उलझे। राणे ने कहा कि अगर बाला साहेब होते तो वो सीट बंटवारे की सारी बातें बंद कर पहले आरबीआई के 3 विभागों को वापस मुंबई लाने की मांग करते। कांग्रेस एनसीपी के बीच गठबंधन को लेकर आज नहीं हो पाया कुछ फैसला। जीतने पर 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियों का सीएम हो और 144 सीटों की मांग पर अड़ी एनसीपी। नारायण राणे के मुताबिक एनसीपी की इस मांग को हाईकमान के पास पहुंचा दिया गया है। कांग्रेस एनसीपी को 124 सीट देने के लिए तैयार। अपने गृहनगर कराड़ में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का बयान, मुश्किल होगा गठबंधन अगर एनसीपी पूरी ना की जा सकने वाली मांगों पर इसी तरह अड़ी रही। चौहान ने कहा कि हालांकि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, पर एनसीपी की शर्तों की वजह से मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा। दिल्ली में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच जारी है बातचीत, कम्युनल ताकतों को दूर रखने के लिए गठबंधन के बने रहने की है उम्मीद। दोनों बड़े गठबंधनों में फंसी फांस और श्राद्ध पक्ष की वजह से मुंबई में अभी तक बहुत कम उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 27 सितंबर है नामांकन की आखिरी तारीख। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की याचिका। अपने खिलाफ फर्जी हलफनामा मामले में पुलिस जांच के निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग। आरोप है कि जितेंद्र आव्हाड के पास आदर्श सोसाइटी में एक फ्लैट है जिसकी जानकारी उन्होंने 2009 के विधानसभा चुनाव में नहीं दी। इस बात पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। इन आरोपों की जांच ठाणे के मजिस्ट्रेट ने कलवा पुलिस को करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली तारीख 1 अक्टूबर रखी गई। मुंबई में कल से शुरू हो जाएगी गरबा की धूम। गोरेगांव में 9 दिन डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक लोगों को अपनी धुन पर नचाएंगी। सलमान खान के वकील की तबीयत खराब होने के चलते आज टल गई 2002 के हिट एंड रन केस की सुनवाई। अब 9 अक्टूबर को सुना जाएगा केस। दस्तावेजों के गायब हो जाने के चलते पहले कई बार टली है इस केस की सुनवाई। अभी तक 11 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है।
कोयला आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरुआत में 214 अंक लुढ़का सेंसेक्स पर बाद में कोल इंडिया के शेयरों में उछाल के बाद संभला 31 गिरकर 26,744 अंक पर बंद हुआ। फिर टूटा सोना, 185 रुपए गिरकर 26,630 प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव। रुपए में लगातार तीसरे दिन भी दिखी गिरावट, $1 के मुकाबले 60.96 हुआ रुपया। और चलिए अब रुख करेंगे इस वक्त बड़ी खबर जो मिल रही है उसी का। शिवसेना बीजेपी के गठबंधन का आखिर क्या होगा, यह सवाल बड़ा है और इस सवाल पर लगातार जो सवाल है वो मंडराते रहे हैं। क्या सीटों के बंटवारे का पेच आखिरकार महायुति के टूटने की नौबत तक पहुंच जाएगा? अभी तक शिवसेना, बीजेपी और जो 4 अन्य सहयोगी दल हैं उनके बीच सीटों के बंटवारे का मामला सुलझ नहीं पाया है। ताजा खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक मामला सुलझाने के लिए कुछ देर पहले फिर से शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच बातचीत शुरू हुई है ताकि आखिरी कोई रास्ता निकाला जा सके। इस मुलाकात में शिवसेना की तरफ से 2 नेता दिवाकर राउते और अनिल देसाई हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से ओम माथुर हैं जो बातचीत कर रहे हैं। और अंदर की खबर यह है कि बीजेपी ने शिवसेना के सामने 147, 127 और 14 सीटों का फॉर्मूला दिया है और शिवसेना 151, 123 और सहयोगी दलों के लिए 14 सीटों के फॉर्मूले पर अटकी हुई है। अब इस फॉर्मूले में किसे क्या मंजूर होता है, जिद जीतेगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये अहम है। मीटिंग खत्म होने के बाद ही उम्मीद करते हैं कि इसका पता चल पाएगा। चलिए साहिल जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। ओम माथुर बैठक में मौजूद हैं, शिवसेना की तरफ से भी 2 नेता मौजूद हैं। 2 फॉर्मूले की बात सामने आ रही है, इन दोनों फॉर्मूले में से किस पर जोर लग रहा है कि कौन सी चीज है जो हो पाएगी? कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या फिर जो जिद है वो जीत जाएगी? देखिए, अभी मामला पूरा शिवसेना बीजेपी किस तरीके से फैसला लेती है उस पर अटका हुआ है। बीजेपी का कहना है कि आरपीआई ये फॉर्मूले को मंजूर करने को तैयार नहीं है, उनको 18 ही सीटें चाहिए अलायंस पार्टनर्स के लिए। लेकिन शेतकरी संगठन और आरएसपी इसका कहना है कि हम 4 सीटें हमारी कम कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी का ये मानना है कि शिवसेना को अपनी सीटें 150 से थोड़ी कम करनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने 147 का फॉर्मूला रखा हुआ है। जबकि शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमने कि उनका मिशन बंद की है, जिसकी वजह से वो 150 के नीचे नहीं आ सकते और शिवसेना की तरफ से बात साफ करने की कोशिश चल रही है। अगर शिवसेना और बीजेपी सीटों को लेकर अपनी बात मान लेती है तो अलायंस पार्टनर को मनाना अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और ये बात काफी देर रात तक चलती रहेगी। आज की रात काफी अहम रहेगी शिवसेना बीजेपी गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए। अगर दोनों पार्टियां ये बात मान जाती है तो ये गठबंधन हो जाएगा। कितना अहम है आज का दिन, क्योंकि कल राजू शेट्टी पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर कोई हल नहीं निकला तो कल वो नामांकन दाखिल कर देंगे, जो 4 दल है अन्य सहयोगी। तो इस वजह से दबाव उस बात का भी ज्यादा है। देखिए, 3 दिन बाकी है नामांकन पत्र भरने के लिए और अगर 3 दिन के भीतर उनको मतलब कल सुबह तक ही उनको अपना फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना ने अपने जो विधायक हैं उनको पहले ही बोला हुआ है कि उनको वो सीटों पर तो शिवसेना लड़ने वाली है, जो सीटें उनको लगता है कि ये पक्के तौर पर उनको मिलेगी, उनको पहले ही बोल चुके हैं वो कि वो अपना नामांकन पत्र कल भर दे। बीजेपी अपने विधायकों को बोल चुकी है। साहिल, आपको रोक रहा हूँ, शिवसेना नेता संजय राउत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए वो बयान सुन लेते हैं पहले। शिवसेना महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी है सर, जरूरत पड़ी तो हम 151 सीट तो लड़ेंगे और उद्धव जी ने इसकी घोषणा पहले की है कि 151 हमारी जो सीटें हैं हम उसके नीचे नहीं आएंगे। तो लकी नंबर है उसके पीछे अड़े हुए हैं संजय राउत, यही कह रहे हैं साहिल के 151 पर ही रहेंगे, हम पहले से चीजें क्लियर कर चुके हैं। नीचे आ गए, 13 तक नीचे आ गए। अब सेना नहीं मानती बीजेपी, अब सेना को ये हम इनको कहा कि हम नीचे आ गए, अब उनको कहेंगे, देखेंगे क्या होता है। 13 पे आने के लिए आप रेडी। तो चलिए, शिवसेना और बीजेपी में इस वक्त बैठक चल रही है और उस मीटिंग के बाद ही कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस और एनसीपी के बीच भी
जो गठबंधन है उसको लेकर दिक्कतें चली रही थी, लेकिन इधर महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 118 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। एनसीपी के बीच सीटों पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की इसी दौरान ये 118 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड दक्षिण सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनकी सीट का भी नाम फाइनल हो गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। कुमार, अभी तक गठबंधन जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, सीट फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन 118 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं। ये जो पहली लिस्ट आई है, यानी कि सीट ये रहेंगी, 118 तो रहेंगी, इनमें कोई अदला बदली नहीं होगी। जी देखिए, दबाव की राजनीति जोरों पर है और अगर 2004 की बात करें, मैं आपको पीछे ले जाऊं तो कांग्रेस ने एनसीपी को 124 सीटें दी थी, लेकिन 2009 में कांग्रेस लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद 10 सीटें एनसीपी से वापस ले ली, 114 सीटें दी। तो अब एनसीपी कहना है कि हमारी सीटें बढ़ाई जाएं। तो एनसीपी 144 पर थी, कांग्रेस 114 देने को तैयार थी। बीच का रास्ता 129 का है, जहां पर की बात बिगड़ी हुई है। कांग्रेस चाहती है मैक्सिमम लिमिट 129 पर आप मान जाइए, वहीं पर विवाद बना हुआ है। और कांग्रेस ने जो 118 सीटों की सूची जारी की है, ये फिलहाल वो सूची है जिसमें कि कांग्रेस को ही लड़ना था चुनाव। तो कुल मिलाकर अभी विवाद जारी है। और जहां तक एक बात और कही जा रही है कि कांग्रेस एनसीपी के बीच गठबंधन का ऐलान इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि वो शिवसेना और बीजेपी के बीच क्या होने वाला है उसका इंतजार है। तो ये सारी बातें लेकर के आगे बढ़ रही है। दबाव की राजनीति एनसीपी कांग्रेस के बीच लगातार जारी है। 15 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोनों बड़े गठबंधनों में सीटों को लेकर चल रही लड़ाई और पितृपक्ष के चलते नाममात्र को ही उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पर्चे भरने की आखिरी तारीख 27 सितंबर। दिनों से कुछ ऐसा ही हाल है मुंबई में चुनाव अधिकारियों के दफ्तरों का। बांद्रा ऑफिस में अधिकारी नामांकन के लिए उम्मीदवारों के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में इक्का दुक्का उम्मीदवार ही नामांकन के लिए आया। दरअसल महाराष्ट्र के दोनों बड़े गठबंधन महायुति और कांग्रेस एनसीपी में सीटों के बंटवारे को लेकर रसाकशी चल रही है। साथ ही श्राद्ध पक्ष भी काफी हद तक उम्मीदवारों की नामांकन को लेकर बेरुखी के लिए जिम्मेदार है। कोई फॉर्म ये पितृपक्ष में भरने का इनऑस्पिशियस समझता है और घट स्थापना मतलब नवरात्र का प्रारंभ कल से हो रहा है। तो मुझे निश्चित खातिर है कि कल से जो इलेक्शन ऑफिस पिछले 5 दिनों से ठंडा पड़ा हुआ था, कल से वहां पर बहुत जोर शोर होगा और कल से फॉर्म सही मानों में भरना शुरू होगा। देखो, श्रद्धा और अंधश्रद्धा इसमें बहुत माइन्यूट लाइन है और ये माइन्यूट लाइन जिसकी समझ में जो आए उधर तक ही अपना ये विषय रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बुधवार को पितृपक्ष का आखिरी दिन था। ठीक सुबह 11:43 पर अमावस्या का समय भी खत्म हो गया था। फिर भी 3 बजे तक मुंबई के 26 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 9 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। ये सभी निर्दलीय थे। 27 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। प्रत्याशियों के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। गुरुवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अगले 3 दिन चुनाव अधिकारियों के लिए काफी बिजी रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के इस महासंग्राम में उतरने वाला हर एक उम्मीदवार इंतजार कर रहा था कि कब पितृपक्ष खत्म हो और कब उनकी शुभ घड़ी आए। जो भी हो, चाहे आप इसे अंधविश्वास कहे या फिर भारत की परंपरा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश के राजनेता भी पितृपक्ष से अछूते नहीं हैं। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।